हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम क्लास 11 का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल्स ऑफ एन एटम के बारे में। जनरली हम इस चैप्टर में सिर्फ 4 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला मॉडल होगा हमारा जे थॉमसन का मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, तीसरा नील्स बोर का मॉडल और चौथा जो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला जो मॉडल है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। अब जे थॉमसन ये जो मॉडल था इन्होंने 1897 में दिया था। ये जो मॉडल था गिवन इन 1897 में इन्होंने ये मॉडल को दिया था। इनके अकॉर्डिंग मॉडल जो था इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, शेप में स्फेरिकल होता है शेप में। तो इन्होंने क्या किया, एक स्फीयर लिया, इन्होंने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर के थ्रू इन्होंने एटम के मॉडल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अब ये जो था पॉजिटिव चार्ज का रीजन था, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर था। अब पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें एम्बेडेड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन्होंने क्या किया, इस स्फीयर के थ्रू एटम के मॉडल को डिस्क्राइब करने की इन्होंने क्या कोशिश की। इन्होंने बताया कि एटम जो है स्फेरिकल होगा, एक स्फीयर होगा इसमें कि पॉजिटिव चार्ज होगा, हर जगह स्प्रेड होगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एम्बेडेड होंगे। ये एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन है ये स्फीयर के अंदर, ठीक है। और इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कि एटम जो होगा कैसा होगा, वो एटम जो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो कुछ बातें इन्होंने अपने इसके बारे में बताई। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एटम is spherical in shape whose radius is 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। दूसरी बात बोली इन्होंने कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम इक्वल टू होगा टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एटम। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, उसके मॉडल्स देने के बारे में सोचा। लेकिन इनका जो मॉडल था ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, जो कि इसके अगेंस्ट था, तो उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इनका मॉडल जो था रिजेक्ट कर दिया गया। तो ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, जे थॉमसन के मॉडल्स के क्या ड्रॉबैक्स थे? तो ड्रॉबैक्स क्या थे इनके मॉडल्स के? तो ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या थे? हिज मॉडल could not explain the experiment performed by Rutherford। अब जो रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था रिगार्डिंग टू एटॉमिक मॉडल्स, रिगार्डिंग जो उन्होंने क्या किया था
मॉडल्स एक्सपेरिमेंट किया था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जे थॉमसन के मॉडल के ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसमें पहला था कि जो मॉडल जो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड करा गया था, परफॉर्म किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा जो उनका ड्रॉबैक्स था, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरा जो ड्रॉबैक्स था इसका, इट कुड नॉट explain the stability of an atom यानी एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक क्लोज यानी आपस में रहते हैं, यानी किस तरीके से वो एक अरेंज करते हैं, उस चीज को नहीं बता पाए थे ये। तो इन्होंने क्या करा, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम के बारे में। तो हम अब देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन करे, क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो हम अब पढ़ते हैं अपने किसके बारे में, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था 1911 में। ठीक है, ये इन्होंने परफॉर्म किया था 1911 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम का आयन होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। और इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी अपने एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल क्या था कि गोल्ड फॉइल क्यों ली थी, क्योंकि इसके पीछे लेने के दो रीजन थे। एक तो मैल्यूएबल थी, हाईली मैल्यूएबल थी, और हाईली डक्टाइल थी। ठीक है, मैल्यूएबिलिटी इसकी ज्यादा थी और डक्टिलिटी भी इसकी क्या थी, ज्यादा थी। और इसमें एक फ्लोरोसेंट मटेरियल कोटिंग की गई थी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई थी। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल होते क्या हैं कि इट प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस लाइटनिंग स्पॉट ऑन हिटिंग विद चार्ज पार्टिकल कि जब भी इनकी जो मटेरियल थे, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हिट करेगा वो एक लाइटनिंग स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में ये चीज सारी चीज ली थी। एक अल्फा पार्टिकल्स थे, एक गोल्ड की फॉइल थी। गोल्ड फॉइल क्यों ली थी, क्योंकि हाईली मैल्यूएबल थी, हाईली डक्टाइल थी, और इसकी जो थिकनेस थी वो 10⁻⁻�6 मीटर की थिकनेस थी इसकी। इतनी थिन शीट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था कि एक शीट जो थी, जैसे कि एक शीट जो थी इसकी गोल्ड की फॉइल की, जो एक शीट जो थी, वन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल जो थी, वो लगभग 1000 एटम कंटेन करती थी, सिर्फ एटम्स कंटेन करती थी। और थिकनेस क्या थी इसकी, थिकनेस थी अभी हमने बताई थी आपको कि थिकनेस थी 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के गोल्ड फॉइल को लिया। अब एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, इनका एक्सपेरिमेंट ये था, ये एक सोर्स ली गई थी। ये क्या है, सोर्स थी, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की सोर्स थी ये। और ये क्या थी, ये लेड कैविटी, और एक इन्होंने एक स्लिट लगाई, इस तरीके से एक स्लिट लगाई है। ये क्या है, ये स्लिट है। स्लिट क्यों लगाई, स्लिट लगाई थी ताकि ये एक स्ट्रेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को ऑब्टेन कर सकें। और ये थी एक, इन्होंने क्या करा, ये गोल्ड फॉइल ली थी, और इस तरीके से क्या था, ये स्क्रीन ली थी, ये स्क्रीन थी। इस पर स्क्रीन पर कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की, जो कैसा है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है।
फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब क्या हुआ था, अब अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकलनी यहां से शुरू हो गई। जब अल्फा पार्टिकल्स की जब बीम मिली एक स्ट्रेट बीम, तो ये कुछ इनने क्या करा एक्सपेरिमेंट के दौरान ठीक, ये बीम जो जा रही थी वो कुछ तो स्ट्रेट चली गई, कुछ भी स्ट्रेट चली गई, कुछ स्मॉल एंगल पे क्या थी डेविएट हो गई। ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल पे क्या हो गई डेविएट हो गई। अब इसकी बेसिस पे क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। अब हम उस ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे। तो ऑब्जर्वेशन जो निकाले थे इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, जो ऑब्जर्वेशन निकाले थे, तो ऑब्जर्वेशन क्या थे इनके, ऑब्जर्वेशंस क्या थे इनके, ऑब्जर्वेशन थे। पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99.8% passes through the foil without any deviation, यानी बिना किसी डेविएशन के वो फॉइल से क्या हो गए पास, एकदम स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, दूसरा क्या था कि some alpha particles deviated through some small angle, यानी कुछ एंगल से क्या हो गया वो डेविएट हो गया अपने पास से। कि जब बीम जा रही थी अल्फा पार्टिकल्स की, तो कुछ उसमें से क्या हो गए, कुछ बीम्स होती वो डेविएट हो गए अपने पास से कुछ स्मॉल एंगल पे। और जो लास्ट जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा, जो तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि आउट ऑफ 20,000 only one alpha particle deviate through an angle of 180 डिग्री। यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से वापस होके वो आ गया। ठीक है, जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से वापस लौटकर आ गया, यानी वो जो था डेविएट हो गया थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये इनके ऑब्जर्वेशन थे। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे इन्होंने क्या करा, कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या निकाले इन्होंने, कंक्लूजन्स निकाले। अब कंक्लूजन क्या थे, पहला जो कंक्लूजन निकाला इन्होंने, पहला जो कंक्लूजन था कि most of the space are empty in an atom, यानी एटम के अंदर क्या हुआ था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या थे वो स्ट्रेट पास थ्रू हो गए थ्रू द फॉइल। तो वो क्या बना था, उसके बेसिस पे क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो कैसा है, एम्प्टी है। दूसरा निकाला there is some positive charge present inside an atom, ठीक है। क्या हुआ कि कुछ पॉजिटिव चार्ज हुआ है वो एटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब तीसरा जो कंक्लूजन निकाला, तीसरा कंक्लूजन जो था कि a hard rigid body which is positively charged, ठीक है, positively charged occupy small volume in an atom,
इन एन एटम कि जो 20 रेड में से जो एक अल्फा पार्टिकल्स जो रिबाउंड हुआ था 180 डिग्री एंगल पे, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एक लाइटर पार्टिकल नहीं होता, वो भी एक हैवी पार्टिकल होता है कि जब ये किसी हैवी पार्टिकल से टकराएगा तभी ये रिबाउंड होगा। तो उसकी बेसिस पे क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई एक हार्ड रिजिड बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो ऑक्यूपाई कर रही है स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम। स्मॉल वॉल्यूम में क्या कंसंट्रेटेड है, जिसमें कि सारा जो मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड है उसके अंदर। अब ये जो हार्ड बॉडी जो थी, ये रिजिड जो हार्ड बॉडी थी, रिजिड जो हार्ड बॉडी जो थी, जो पॉजिटिवली चार्ज थी, कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, उसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस। और इस तरीके से क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी। क्या हुआ कि रदरफोर्ड कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मॉडल्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसी बीच में क्या हुआ, न्यूक्लियस की खोज कर दी हमारे रदरफोर्ड ने। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, इन्होंने अपना एटम दिया, एटम का जो मॉडल था उसको दिया, एटम के मॉडल को इन्होंने फुल फॉरवर्ड किया। अब उनका मॉडल क्या था, अब ये जो ऑब्जर्वेशन थे, ये जो कंक्लूजन निकाले थे इन्होंने, अब इनके बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट था कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस की क्या कर दी थी, डिस्कवरी कर दी थी। अब जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले, उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या करा, एटम का जो मॉडल था उसको पुट फॉरवर्ड किया। तो मॉडल जो था एटम का इन्होंने लिया था। अब पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था कि एटम जो होगा, एटम के पास, ठीक है, दो पार्ट होंगे, एक तो होगा न्यूक्लियस और एक होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट होगा, ठीक है, एक तो न्यूक्लियर रीजन होगा, ठीक है, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा। तो ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो इन्होंने बताया कि एटम जो होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं, दो रीजन होते हैं, एक न्यूक्लियस का रीजन होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। मैं रीजन भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दो रीजन होते हैं एटम के पास, न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होगा उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया इन्होंने बोला, तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बोला अपने मॉडल्स होता है, इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला कि एटम कंटेन अ सेंटर, एटम कंटेन अ सेंटर, एटम कंटेन अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस बोला उसको। दूसरा जो था कि एटम जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर उतना ही कितना होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरा बोला कि प्रोटॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या करेंगे, ये रिवॉल्व करेंगे। तो ये इन्होंने क्या करा, अपने मॉडल्स होता है इनका, एटम का जो मॉडल था उसके बेसिस पर उन्होंने अपने मॉडल को डिस्क्राइब करा इन पोस्टुलेट से। पहला बोला कि एटम के पास एक सेंटर कंसिस्ट करेगा,
जिसको कि उन्होंने न्यूक्लियस बोला। एटम जो होगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे एक्स न्यूक्लियर रीजन में। ठीक है, अब जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एटम की, कि इन्होंने अपने मॉडल किस तरीके से एटम का दिया, इसका पिक्टोरियल। अब इन्होंने बोला था ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इन जो सर्कुलर रीजन होंगे उसमें रिवॉल्व करेंगे। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा उसमें ये रिवॉल्व करेंगे। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा ये, ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब क्या हुआ था, इनका जो मॉडल था, इनका मॉडल प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी क्या करा, जाना गया। ठीक है, इसके जो मॉडल्स था रदरफोर्ड का मॉडल होता है एटम का, उसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। क्यों कि जिस तरीके से प्लैनेट्स होते हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, उसी क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को सन मानते हुए इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं इस न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन बोला गया, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन बोला गया इनको। ठीक है, अब इनका जो मॉडल था, ठीक है, इनका जो मॉडल था, इनका मॉडल भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर दिया। इनका मॉडल क्या कर दिया, इनका मॉडल भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनके जो मॉडल्स में कई सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे, जो ड्रॉबैक्स देखते हैं, ड्रॉबैक्स जो थे इनके, कि ड्रॉबैक्स क्या थे, पहला ड्रॉबैक था इट कुड नॉट explain the stability of an atom। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। और जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जो मैक्सवेल की थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, हिज मॉडल नॉट एक्सप्लेन, हिज मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी जो इनका मॉडल था, इनका मॉडल स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था एटम की, इनका जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था एटम की, और मैक्सवेल की जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो भी इसको नहीं बता पाया था। मैक्सवेल ने क्या बोला, ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बोला, और एक ड्रॉबैक और था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब जैसे कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती थी, ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी बोलती थी कि जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये रिवॉल्व इस तरीके से करेगा, इन्होंने बोला था कि अगर पता मैक्स जो रदरफोर्ड थे वो कहते थे, एक बात कहते हैं कि जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, हर एनर्जी की जो सर्कुलर पाथ अवेलेबल होगा एटम के अंदर, तो उसके बेसिस पे मैक्सवेल ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के रीजन में रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअसली क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, कि whenever any charge particle revolve around any
other charge particle, any other charge particle, it continuously emit radiation। ठीक है, इन्होंने बोला था इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। और रेडिएशन इमिट करते करते स्पाइरल पाथ, ये कैसा पाथ है, ठीक है, स्पाइरल पाथ था, स्पाइरल पाथ गेन कर लेगा और स्पाइरल पाथ में मूव करते करते ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो था न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, जो कि इस एटम को क्या बना देगा, अनस्टेबल बना देगा। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, वो क्या करता, मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है किसी अदर चार्ज पार्टिकल के अराउंड, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एनर्जी इमिट करता रहेगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो क्या करेगा, जब इसकी अराउंड रिवॉल्व करेगा स्पाइरल पाथ को गेन करने के बाद ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर धस जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जब एंटर कर जाएगा तो ये क्या कर देगा, एटम को अनस्टेबल बना देगा। तो लेकिन हम जानते हैं कि एटम जो होता है स्टेबल होता है, तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये जो थी इनकी मेन क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। पहला क्या था कि स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी क्यों, इस तरीके से स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद क्या हुआ कि नील बोर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस मॉडल को और एक्सटेंड किया और इसके बारे में बताया। उनके नील बोर के मॉडल के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अपना ये जो लेक्चर है हम यही माइंड अप कर रहे हैं, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम डेफिनेटली आपका जो डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।